Class 12th, Political Science, Chapter 1, The Cold War Era. In the previous video, we done the topic is NAM relevant. In this video, we'll do India and the Cold War. For this topic, here you can see a flow chart. Let's see India and the Cold War. In the middle of the page, India's response to the Cold War. In this unit, the chapter is trying to make us understand that what was the role of India, specifically India, कि इंडिया किस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूएसए या यूएसएसआर के लिए रोल प्ले कर रहा है और इंडिया अपना किस तरह से एक रिस्पॉन्स प्ले करता है यूएसए और यूएसएसआर दोनों के लिए या फिर उस पूरे एरा में. अगर हम लोग फर्स्ट क्लाउड की तरफ देखते हैं बहुत ध्यान से, इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द टू अलायंसेस, यानी कि इंडिया का मेजर रोल क्या रहा है कि वो हर तरह से दोनों अलायंसेस से दूर रहने की कोशिश करेगा. अगर हम लोग सेकेंड क्लाउड की तरफ देखते हैं तो इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ द अलायंसेस, यानी कि वो उन सभी नेशंस के अगेंस्ट वॉइस रेज करता है जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हैं, न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुए हैं, अगर वो किसी भी अलायंसेस का मेंबर बनते हैं. अलायंसेस वर्ड यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या है, यूएसए और यूएसएसआर के लिए रिलेट किया जा रहा है. हम लोग थर्ड क्लाउड की तरफ चलते हैं. इट्स पॉलिसीज वर नॉट ऑफ फ्लीइंग अवे, यानी कि किसी भी तरह से जो नाम की हेल्प से या फिर इंडिया इंडिविजुअली भी कभी भी कोल्ड वॉर से बचने की कोशिश या भागने की कोशिश नहीं कर रहा है. उसकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ हम लोगों ने अब तक देखी हैं नाम के अंडर या फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि इंडिया कभी भी कोल्ड वॉर से डर के या कोल्ड वॉर से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखने की कोशिश नहीं करता. हम लोगों ने एक टर्म पहले भी पढ़ा है नाम के रिगार्डिंग, आइसोलेशनिज्म, यानी कि नाम भी आइसोलेट अपने आप को नहीं करता कोल्ड वॉर से. इंडिया ने भी किसी भी पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स के अंडर अपने आप को अलग करके नहीं रखा. अगर हम लोग नेक्स्ट क्लाउड की तरफ चलते हैं, इंडिया ट्राई टू रिड्यूस डिफरेंसेस बिटवीन अलायंसेस एंड इन द फुल स्केल वॉर, यानी कि इंडिया अपने इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश कर रहा है कि वो, फोर्थ क्लाउड, इंडिया अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरह से एक इन्वॉल्वमेंट दे और अलायंसेस के बीच में अगर कभी भी फ्यूचर में कोल्ड वॉर होती है तो उसके बीच में फुल फ्लेज वॉर को होने से रोक सके. और ये भी ट्राई करता है कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं उसे थोड़ा बहुत कम कर पाए. अगर हम लोग नेक्स्ट क्लाउड की तरफ चलते हैं, इंडिया वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली इंटरवीनिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज, यानी कि इंडिया ने अपने लेवल पर हर उस पॉलिटिकल अफेयर में, हर उस पॉलिटिकल ड्यूटी में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी वो रोल प्ले कर सकता था वो उसने किया है कोल्ड वॉर के दौरान. और जहाँ पर भी उसे लगा है कि अपने आप को इन्वॉल्व करके या इंटरवीन करके अगर वो कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस को कहीं पर भी सॉफ्टन कर सकता था तो उसने वो इन्वॉल्वमेंट देने का हर एक लेवल पर कोशिश किया है. नेक्स्ट क्लाउड की तरफ चल रहे हैं. इंडिया ट्राई टू एक्टिवेट रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. बच्चे जो दो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लेना. ये दोनों वर्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. रीजनल इंस्टीट्यूशंस या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट या एक पर्टिकुलर एरिया के नेशंस
आपस में मिलकर जब एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं तो उसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। बुक में जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 ऑनवर्ड्स, तो हम लोग रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ नेम्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। EU यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास सिर्फ सिंगल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इंडिया ने कोशिश की है कि वो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें एक्टिवेट करे। एक्टिवेट करने के पीछे रीज़न क्या होगा कि नेशंस USA और USSR से ज़्यादा कंसर्न शो करेंगे अपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने आसपास के जितने भी नेशंस हैं उनके ऊपर। लास्ट जो क्लाउड है वो हमें कहता है नेहरू reported great faith in a genuine commonwealth of free and cooperative nations that would play a positive role in softening if not ending cold war। अब यहाँ पर बेटा कॉमनवेल्थ वर्ड यूज़ किया गया है। कॉमनवेल्थ का मतलब है ना यहाँ पर पर्टिकुलरली उन नेशंस के लिए यूज़ किया गया है जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनीज रहे। आप लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स वर्ड सुना होगा, तो कॉमनवेल्थ वर्ड पर्टिकुलरली उन्हीं नेशंस के लिए यूज़ किया जाता है या उन नेशंस के ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि पास्ट में कभी ना कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या सोशली डोमिनेटेड रहे हैं। तो नेहरू एक ग्रेट फेथ डेवलप करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि नेशंस एक फ्री विल के साथ एक कोऑपरेशन को डेवलप करें जिसके अंदर हम सभी नेशंस, मतलब ये भी एक इंस्टीट्यूशन ही है एक तरीके से जहाँ पर हम कोल्ड वॉर के जितने भी अलायंसेस हैं उसको छोड़कर हमारे अंदर जो एक कॉमन चीज़ है जैसे कि वी ऑल आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, तो हम उस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अगर हम लोग कोल्ड वॉर को एंड नहीं कर सकते तो हम उसे सॉफ्टनिंग की तरफ यानी कि उसे फुल फ्लेज वॉर में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए एक स्टेप डेवलप करें। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे हमारे पास जहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि ऐसा क्या डेवलपमेंट रहा है। जब भी हम लोग नाम की बात करते हैं और स्पेसिफिकली हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि हम सब लोग CBSE या NCERT के अंडर या फिर इंडिया को सेंटर में रख के हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो नाम पर्टिकुलरली किस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करता है, यानी कि इंडिया एज अ नेशन एज अ मेंबर ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट किस तरीके से उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एज अ फोरम या एक मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा फ़ायदा या दूसरों का नुकसान हो या फिर हम उसे कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो ब्लॉक है आपको वो ये बताता है किस तरीके से इंडिया अपने इंटरेस्ट को डायरेक्टली सर्व करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टेंस दैट सर्व्ड इट्स इंटरेस्ट रेदर देन दी सुपर पावर्स एंड अलायंसेस। अब ना बेटा एक चीज़ याद रखना, हमें पता है कि इंडिया ने किसी भी तरह से कोल्ड वॉर में अलायंसेस के साथ कोलैबोरेट करके या अलायंसेस के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके कोई कोल्ड वॉर में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अपना नहीं दिया है। बट एक नेशन जो कि 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे नेशंस भी इंडिपेंडेंट हुए हैं। हम लोग चाइना की बात करते हैं, नेपाल की बात की है हम लोगों ने, भूटान की बात हम लोग जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में हमें पता है। कुछ सालों बाद बांग्लादेश भी इंडिपेंडेंट हुआ, हमारे ही इंडिपेंडेंसी के बाद श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हुआ। उसी एक पूरे डिकेड के अंदर साउथ अफ्रीकन नेशंस भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुए। तो इंडिया को उन सभी नेशंस में से अलग से एक इम्पोर्टेंस क्यों मिली, या अगर हम लोग जब एशियन लेवल पर देखते हैं और अगर आप कोल्ड वॉर को कभी डिटेल हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इंडिया वाज वन ऑफ द नेशन अमंग्स द एशियन नेशंस जिसे USA और USSR किसी भी कॉस्ट पे अपनी अलायंसेस का मेंबर बनाना चाहते थे। अगर आप इंडियन मैप को देखते हैं बहुत ध्यान से तो आपको पता चलता है कि एक साइड से चाइना
यूएसएसआर का पार्ट बन चुका है, दूसरी साइड से पाकिस्तान कोल्ड वॉर का पार्ट बन चुका है यूएसए की मेंबरशिप लेके, बीच में इंडिया है, और जहाँ पर दोनों ही टीम्स या दोनों ही अलायंसेज ये कोशिश करती हैं कि चाइना की हेल्प लेकर यूएसएसआर इंडिया को अपने अंडर कर ले, या पाकिस्तान की हेल्प लेकर इंडिया को यूएसए अपने अंडर कर ले, पर दोनों ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है इन दी एंड नाम के मेंबरशिप लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा फ़ायदेमंद समझता है। तो इंडिया ने नाम को क्यों चूज़ करा? अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते, क्योंकि इंडिया बीइंग अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन और बीइंग अ पुअर नेशन, बीइंग अ नॉट स्टेबल नेशन एट इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टर्म्स, तो उसे एक इंटरनेशनल से मिल रहा है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर एक डिसीजन लेने का पावर मिल रहा है, तो वो उसे क्यों छोड़ेगा? तो उसने बाकी अलायंसेस के मेंबरशिप लेने की प्लेस पर अपना इंटरनेशनल डिसीजन लेने की जो पावर है, जो कि उसे सिर्फ और सिर्फ नाम का मेंबरशिप लेने से मिल रही है, तो वो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहा। हम लोग उसी के इंटरेस्ट में अगर सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं, तो हमें लगता है वॉज अनेबल टू बैलेंस सुपर पावर, सो नन ऑफ इट कैन टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड और बुली इट। जैसे कि अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि इंडिया को दोनों ही अलायंसेस अपनी टीम का मेंबर बनाना चाह रही हैं। अगर इंडिया यूएसए की तरफ चला जाता तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चाइना की हेल्प से यूएसएसआर उसे परेशान कर सकता था, उसे बुली कर सकता था, उस पर अटैक कर सकता था, या अगर वो चाइना की हेल्प लेते हुए यूएसएसआर की तरफ बढ़ जाता तो हो सकता है पाकिस्तान की हेल्प लेके यूएसए हमारे ऊपर अटैक करता या हमें बुली करने की कोशिश करता। तो उसने क्या किया, अपने आप को दोनों ही अलायंसेस से अलग रखकर अपना एक अलग इमेज बनाया, और दोनों ही नेशंस को ये कहा कि ना तो मैं यूएसए के साथ हूँ, ना मैं यूएसएसआर के साथ हूँ, मैं किसी भी अलायंसेस का पार्ट नहीं बनना चाहता। और दोनों ने उसको बहुत सीरियस लिया, और दोनों ने ही इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेकर अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर हमेशा बैलेंस करके रखने की कोशिश की, और ये भी देखा कि दोनों सुपर पावर्स के लिए वो एक बैलेंस प्लेटफॉर्म तैयार करके रखे, जहाँ पर वो दोनों के साथ अपने फायदे निकाल सकता था। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इंडिया को इंडिविजुअल लेवल पर या उसकी पॉलिसीज़ को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया हो। 1947 के बाद बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पर इंडिया बहुत डिलेमा सिचुएशन पे रहा, और इससे हमें ये पता चलता है कि कई बार हमारे जो डिसीजंस हैं या फिर हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ या फिर हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, उसे कहीं ना कहीं टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं, और वही टाइम एंड नीड से शायद इंटरनेशनल लेवल पर हमें क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। उन्हीं क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हमें ये पता चलता है कि सिचुएशंस हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बनी हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया की नाम की पॉलिसी को पर्टिकुलरली, इंडिया की नाम की जो पॉलिसी है पर्टिकुलरली उसे क्रिटिसाइज भी किया गया है। NAM was criticized as a policy of India, as a foreign policy. प्लीज़ आप याद रखेंगे, NAM was India's one of the foreign policy. There are many foreign policies you will study in the next book. बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि NAM इंडिया की वन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी है, बाद में हम इसे डिटेल में एज अ फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज अनप्रिंसिपल्ड एंड इंडिया वॉज अनेबल टू टेक स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इशूज़। अब बेसिकली हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया को इस बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया है कि इंडिया कभी भी किसी भी तरह से कोई डिसीजन नहीं ले पाया, इसीलिए इंडिया, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसे यूएसए की तरफ जाना है या फिर यूएसएसआर की तरफ जाना है, या उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू अपनी नेशन को रन करना चाहिए, या फिर उसे गवर्निंग सिस्टम को ज़्यादा पावरफुल मानना चाहिए और उसी के बेसिस पर उसको पॉलिसीज़ रन करनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन पे नहीं रहा, इसीलिए इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया इंटरनेशनल लेवल पर कि उसके पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, यूएसए और यूएसएसआर आफ्टर इंडिपेंडेंस, पर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट जो है बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
सेकेंड पॉइंट को एक बार अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है कुछ कि, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। प्लीज टर्म याद रखें, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूज होगी पूरी बुक में, और एक चैप्टर है पर्टिकुलरली वहाँ पर भी ये दोबारा आएगी और नेक्स्ट बुक में भी इसे दोबारा रिपीट किया जाएगा। इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971। 1971 आपको याद होगा कि इंडिया का एक वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, और इसके साथ साथ 71 में आपको ये भी याद होगा कि बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इंटरनेशनल लेवल पर सामने आया, और उसी टाइम पीरियड पर इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया 1971 में। और ये पॉलिसी जब इंडिया ने यूएसएसआर के साथ साइन किया तो उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दिए गए, और इस ट्रीटी को साइन करने के पीछे जो रीज़न यूएसए ने दिया, उसने कुछ इस तरीके से अपने आप को जस्टिफाई किया कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक वॉर चल रहा है, जहां पर बांग्लादेश, जो कि पहले के टाइम पीरियड पर आपका ईस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट है, आपको याद होगा अगर आपने इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ा है कि इंडिया जब पार्टीशन की बात आती है तो पाकिस्तान को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट वो है जो कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पे हम लोग पाकिस्तान की तरह डिफाइन करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान वाला एरिया वो है जो कि हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं। मैप में आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाइट वाला पार्ट बीच में गिवन है वो आपका इंडिया है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान वाला रीजन है। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। हम लोग बाद में सेकंड बुक में पढ़ेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम्स क्या थी, और ऐसा कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि ईस्ट पाकिस्तान को फोर्स करते हैं इंडिया से हेल्प लेने के लिए। और 1971 के टाइम पीरियड पे ऐसा क्या होता है कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन की हेल्प करने को रेडी हो जाता है, और एक वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, स्पेसिफिकली 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कराने के लिए और बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट नेशन की तरह दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखें और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप मैप में देख रहे हैं तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान वाला ही रीजन है जो कि यूएसए के साथ कोलैबोरेटेड है, और 1971 का टाइम पीरियड है, यानी कि कोल्ड वॉर अभी भी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। कोल्ड वॉर ख़त्म होगी 91 में, ऑलमोस्ट 20 साल बाद। और ईस्ट पाकिस्तान वाला जो एरिया है वो भी कोल्ड वॉर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इंडिया इस टाइम पीरियड पर अकेला हो जाता है क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान वाला जो रीजन है वो यूएसए से हेल्प ले रहा है। इंडिया के पास ऐसा कोई भी नेशन नहीं है उस टाइम पीरियड में जिससे वो हेल्प ले सके। चाइना के साथ हमारे रिलेशन पहले ही ख़राब हो चुके थे। 1962 में हम लोगों ने एक वॉर फाइट किया था, वो अगेन आपकी सेकेंड वाली बुक में आएगा। तो 1962 के बाद हमारे पास ज़्यादा अच्छे रिलेशंस रहे नहीं हमारे। चाइना जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन था उससे हम हेल्प ले सकते थे, बट हमारे पास वो ऑप्शन था नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता था दूसरा अलायंस, यानी कि एक अलायंस तो पहले ही पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, दूसरा अलायंस हमारे पास वो है जो कि यूएसएसआर है। ऑब्वियसली जो बच गया अलायंसेस हमारे पास, हम उसी से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि यूएसए इंडिया और पाकिस्तान दोनों की हेल्प करे ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो इंडिया 1971 में जो भी वॉर होने वाली है पाकिस्तान के साथ, उस वॉर में फाइट करने के लिए फाइनेंशियल, मिलिट्रिकल या फिर डिप्लोमेटिक हेल्प कहने के लिए कहा जा सकता है, एक ट्रीटी हेल्प लेता है यूएसएसआर से बेसिकली। और यूएसएसआर भी ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक गेम्स चल रहे हैं तो वो भी आसानी से तो हेल्प करेगा नहीं। अब वो भी हेल्प करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस सामने रख देता है, और उस टर्म्स एंड कंडीशंस का नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971। और अगले 20 सालों तक वो ट्रीटी साइन कर दी जाती है। ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि 20 साल बाद कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है इसलिए वो 1991 तक ऐसी कोई पॉलिसी साइन कर लेते हैं। रेंडमली 20 साल के लिए एक पॉलिसी साइन करवाई जाती है। तो इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। रीज़न बिहाइंड कि कोल्ड वॉर चल रहा है, इंडिया नाम का मेंबर है, फिर भी वो यूएसएसआर के साथ
एक ट्रीटी साइन करता है, दुनिया के सामने लोगों को ये लगता है कि इंडिया ने नाम की पॉलिसी को छोड़ दिया है और वो यूएसएसआर के अलायंस का मेंबर बन गया है, विच इज़ रॉन्ग। यानी कि इंडिया ने वॉर में हेल्प के लिए ज़रूर यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन की, पर इस ट्रीटी का मतलब ये नहीं है कि इंडिया किसी भी तरह से यूएसएसआर एज अ अलायंस या कोल्ड वॉर में डायरेक्टली अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। Outside observers as virtually joining the USSR, but in reality India took military and diplomatic support from the USSR only. With this video we are ending the content, but still few topics are left जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका कार्टून एक्सप्लेनेशन है, वो बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ।